Namaskar dear student, welcome to my channel Think Physics. Today we have a lecture number 5, 12th standard physics chapter number 1. फोर्थ लेक्चर में हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बेसिक बातें पढ़ी थी और उसमें हमने दो इक्वेशन भी डिराइव किए थे. वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड अनदर वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस. इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसकी वजह से जो फिगर बनती है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, दो चार्ज के लिए डिफरेंट अपोजिट चार्ज और इक्वल चार्ज के लिए क्या फील्ड लाइंस होगी, उसके बारे में बात करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे. तो पहला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. अब लाइन ऑफ फोर्स किसको बोला जाता है, तो अगर पहले आप थोड़ा सा हिंट पढ़ लो, बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स may be defined as the curve along which a small positive charge would tend to move when free to do so in an electric field, and the tangent to which at any point gives the direction of the electric field at that point. उसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में आता है, सपोज कि आपके पास चार्ज है एंड चार्ज है वो सपोज कि मूव हो सकता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. सो अगर वो मूव हो सकता है तो उसका एक पाथ बनेगा, जो जो पाथ बनता है वही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, राइट. अगर यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है तो देखो, तो सपोज कि ये से इलेक्ट्रिक चार्ज है वो मूव हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है, पी क्यू एन आर पे. सपोज पी पे यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ इस कर्व पे तो इस डायरेक्शन में जाएगा, क्यू पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँ इस पॉइंट पे तो इस डायरेक्शन में जाएगा, एंड क्यू आर पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ इस कर्व पे तो इस डायरेक्शन में जा रहेगा, राइट. तो यहाँ पे आपको देखेगा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है, बिकॉज ये टेंजेंट जो हम ड्रॉ करते हैं वही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएंगे. सो यहाँ पे जो ये पी क्यू आर है उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसको बोला जाता है, राइट. नाउ सी यहाँ पे आपको एक और भी बात समझनी है कि ये जो लाइन है वो रियली एग्जिस्ट नहीं करती है, इमेजनरी कर्व्स होता है, राइट. बट जो उसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम, वो रियल में एग्जिस्ट करता है. आपको बात याद रखनी है. फील्ड लाइंस इज अ स्पेस कर्व. स्पेस कर्व क्यों, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल में रहती है, राइट. सपोज कि आपके पास एक चार्ज है, अगर हम स्पेस में रख दें तो रेडियली स्फेरिकली 3 डायमेंशन में उसके आसपास सारे जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इमर्ज होती है. सेम थिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो स्पेस कर्व भी उसको बोला जाता है, मतलब वो 3 डायमेंशन में रहती है. नाउ सी लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. उसकी कुछ प्रॉपर्टी उसके बारे में हम बात कर रहे थे, उसके बारे में कुछ डायग्राम भी हमने देखने हैं. तो पहली इसकी प्रॉपर्टी ये रहती है, द लाइन ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स. मतलब बीच बीच में वो ब्रेक भी नहीं होती है और कंटिन्यूअस में ही वो लाइन ऑफ फोर्स होती है. मतलब सपोज कि पॉजिटिव चार्ज है तो कंटिन्यूअस में ही वहाँ से वो लाइन ऑफ फोर्स बनाएगा, मतलब वो बीच में ब्रेक नहीं हो सकती. दूसरा इसका यह है, द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस, राइट. आपको पहले भी लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में आपको इसका एक फिगर मैंने बताया था कि ये कैसे स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्जेस होती हैं एंड एट द नेगेटिव चार्ज होती हैं. मतलब है दे डू व्हाट इज दैट, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप. ये कभी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती. इफ देर इज अ सिंगल चार्ज, सपोज कि आपके पास सिर्फ एक सिंगल चार्ज है, देन द लाइन ऑफ फोर्स विल स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी. आपको तीनों को मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ. सपोज कि आपके पास ऐसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का एक सिस्टम है, राइट. दोनों अपोजिट चार्ज है, आप देख सकते हो कि दैट इज द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दैट इज योर डायपोल. इसको डायपोल भी बोला जाता है, उसके बारे में हम बाद में समझने वाले लेक्चर नंबर 6 में, उसमें हम डिटेल में जाएंगे डायपोल क्या होती है वगैरह वगैरह. यहाँ पे अगर देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज से, ये देखो एरो कौन सी डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज हो रही है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होती है, नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है यहाँ पे आती है. बट अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये फील्ड लाइन्स ऐसे है, ऐसे है, क्योंकि अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्ज है, इसलिए वो ऐसे बैंड हो जाती है. यहाँ पे आपको देखा जाए तो ऐसे है, एक पूरा ऐसे एक कंप्लीट सर्कल नहीं करती, इसलिए क्लोज लूप आपको कभी नहीं बनाएगी, राइट. तो एक क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, आपको याद भी रखना है. दूसरी यहाँ पे मैं बात करूँ, और दो फिगर है हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के इंडिविजुअली सेपरेटली. सो यहाँ पे देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज है उसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, ऐसा फिगर हम एक बार पढ़ चुके हैं आगे के लेक्चर में. और जो नेगेटिव चार्ज है उसका रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होता है. तो यहाँ पे आपको देखा जाए तो यहाँ पे स्टार्ट है वो कहाँ से शुरू होती है, एट जीरो, एंड कहाँ पे हो गया, इनफाइनाइट, राइट. तो जीरो से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट पे
एंड होती है। सेम थिंग अगर यहाँ पे देखा तो ये फील्ड लाइन से वो कहाँ से स्टार्ट हुई होगी, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस से, और कहाँ पे एंड होती है ये यहाँ पे जीरो पे, राइट, चार्ज पे। तो आपको ये बात दोनों के लिए याद करनी है। फिगर कभी कभी आपको एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ नेगेटिव चार्ज। और भी इसके हमारे पास 2 एग्जाम्पल है। इन दिस केस सपोज यू हैव अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल चार्जेस, राइट। सपोज कि आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ले लो या आप नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ इसमें क्या होगा कि आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव एक्चुअल में क्या करता है, रिपल करता है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यहाँ से ऐसे तो जाएगी बट ऐसे बैंड हो जाएगी, राइट, बिकॉज इसका यहाँ पे फोर्स लगता है इन दिस डायरेक्शन और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स लगता है इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो बीच में एक पॉइंट पड़ता है, न्यूट्रल पॉइंट बोला जाता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे बैंड हुई होती है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। ये भी एक एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। एक और है, यहाँ पे आपको एक प्लेन कंडक्टर दिखेगा, ये चार्ज प्लेन कंडक्टर है। तो सपोज कि आपके पास ऐसा एक मेटल रोड है या फिर कोई कंडक्टर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है। आपको याद रखना है कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। तो ये जो सरफेस है उससे परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। आपको याद क्यों, उसका रीजन हम थोड़ी देर बाद समझते हैं एक और प्रॉपर्टी में। यहाँ पे आपको थर्ड प्रॉपर्टी दिखेगी, the tangent to the line of force at any point gives the direction of the electric field at that point। आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ थोड़ी देर पहले ही कि जो भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं लाइन ऑफ फोर्स पे, वही टेंजेंट वो आपको क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, राइट। ये आपको याद रखना है। दूसरा इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, टू लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। मतलब सपोज यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिखेगा कि यहाँ पे सपोज कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे जो क्रॉस कर रहे हैं वहाँ पे मुझे अगर डायरेक्शन ड्रॉ करना चाहूँ तो मुझे 2 टेंजेंट मिलते हैं इस पी पॉइंट पे, एक मिलेगा ई पी डैश सपोज और एक मिलेगा ई पी। तो मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नहीं हो सकती, राइट। So if they intersect, the electric field will be 2 tangent, right? ये 2 tangent बनाएगा at that point at the intersection, and that is the 2 direction of electric field at the same point, which is not possible। ये आपको याद रखना है, right? Now इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी ये रहेगी, व्हाट इज दैट द लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। जो लास्ट फिगर भी आपने देखा थोड़ी देर पहले, वो नॉर्मल ही रहती है सरफेस ऑफ कंडक्टर का, राइट, ऑन विच द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। अगर ये नॉर्मल नहीं हुआ तो प्रॉब्लम क्या आते हैं, तो प्रॉब्लम एक छोटा सा करंट का आता है कि सपोज कि कोई एक पैरेलल कंपोनेंट हो गया, सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया, तो चार्ज है वो कंडक्टर में मूव कर सकता है, और मूविंग चार्ज है वो तो क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करता है, तो करंट प्रोड्यूस कर देगा, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो चार्जेस होते हैं वो कभी करंट प्रोड्यूस नहीं होते। मतलब इक्विलिब्रियम स्टेशनरी चार्जेस है वो कभी करंट प्रोड्यूस नहीं करते, राइट। ये बात आपको याद रखनी है, और इसके बारे में हम डिटेल में थर्ड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि ऐसा क्यों, राइट। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6, व्हाट इज दैट द लाइन ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। तो इसका एक टेंडेंसी है लाइन ऑफ फोर्स का कि वो कॉन्ट्रैक्ट होती है लेंथ वाइज, राइट। तो उसका रीजन क्या है, आपको पता होगा कि दैट इज द अट्रैक्शन बिटवीन द 2 अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस में जो अट्रैक्शन होता है उसके पीछे का रीजन यही है, राइट। और प्रॉपर्टी नंबर 7 है, उसके ऑपोजिट है, द लाइन ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपांड लेटरली। लेटरली एक्सपांड होती है और कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज होती है। आपको दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी याद रखनी है। एक आज ये आपको कहाँ पे यूज होगी, तो ये रिपल्जन जो दिखाती है लाइक चार्जेस में, उसके बारे में आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। जो एक्सर्ट ऑफ प्रेशर करती है, लेटरल प्रेशर एक्चुअल में एक्सर्ट करती है, सो दैट इज योर रिपल्जन बिटवीन 2 लाइक charges, right? Now see, in property number 8, the relative closeness of the lines of force gives the measure of the strength of the electric field in any region। तो इसका मतलब ये होता है कि सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास में है, क्लोजनेस है, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए मैंने 3 अलग अलग पॉइंट बनाए हैं कि क्लोज टुगेदर तो इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, फार अपार्ट इन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, और पैरेलली इन इक्वली स्पेस। सपोज कि आपके पास पैरेलल है ऐसे, बट 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्टेंस है वो आपने मेंटेन किया है सब जगह, तो इसको इक्वली स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोला जाता है, जिसको नाम दिया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है हर एक पॉइंट पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलता है। सपोज इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सब जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा, राइट। नाउ इन प्रॉपर्टी नंबर 9, द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर बिकॉज, आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो कंडक्टर में से पास नहीं होती है, बट व्हाट इज दैट, द परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर रहता है।
बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इज जीरो। एक्चुअल में चैप्टर नंबर 3 का पॉइंट है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों रहता है, राइट। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, वो हम बाद में बात करेंगे, बट आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है, राइट। नाउ our next topic is electric flux, right? That is our last topic in this lecture. Now see, इलेक्ट्रिक एक्चुअल में फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स का मतलब होता है सम काइंड ऑफ फ्लो। आप ऑलरेडी 11 स्टैंडर्ड में फ्लक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, आपने इफ्लक्स मेथड पढ़ा होगा, राइट, फ्लक्स के बारे में, टॉरिसोलिस लॉ, राइट। वैसे ही यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक का मतलब आप जानते हो कि यहाँ पे फ्लक्स दिया गया है तो किसका फ्लो होगा? ऑफकोर्स चार्ज का ही फ्लो होगा, राइट। तो पहले उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है। The electric flux through a given area held inside an electric field in the measure of the total number of electric line of force passing normally throughout that area। थोड़ा रिग्रेस हो गया डेफिनेशन, बट लेट अस सी कि यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है। द टर्म फ्लक्स इंप्लाइज सम काइंड ऑफ फ्लो। फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी वेक्टर फील्ड। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है? वेक्टर फील्ड है, राइट। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो किसकी प्रॉपर्टी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट। तो इसमें अगर नहीं समझ में आता है तो सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं एक्चुअल में फ्लक्स क्या है। तो फिगर पे आ जाइए। फिगर कुछ ऐसा है इस तरह का। सपोज कि आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो यूनिफॉर्म है। इसमें मैंने एक ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन पास किया है, राइट। मैंने थोड़ा क्रॉस में दिखाया, बट ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, राइट। तो यहाँ पे सपोज कि इसको मैं सरफेस एरिया बोल सकता हूँ, तो यहाँ पे इसका ही फिगर है, डेल्टा एस, दैट इज योर सरफेस एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इन विच डायरेक्शन? सो अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर, एरिया वेक्टर को डिफाइन करना चाहूँ, एरिया वेक्टर एक्चुअल में होता क्या है, राइट। सो एरिया वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट इज दैट? द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट। तो उसका डायरेक्शन भी होता है। एरिया वेक्टर एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया है वो वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। सो ऑलवेज व्हाट इज दैट? द परपेंडिकुलर टू द व्हाट इज दैट? प्लेन। जो उसका प्लेन होता है, एरिया होता है, उससे परपेंडिकुलर में ही रहता है। तो यहाँ पे अगर एरिया वेक्टर को मैं एन कैप से डिनोट करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, राइट। बट यहाँ पे आप समझेंगे कि फ्लक्स है क्या एक्चुअल में, राइट। सो देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा नोट किया है कि एरिया वेक्टर एक्चुअल में क्या है? द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेनर एरिया वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन, दैट इज योर, सपोज कि आपके पास एक प्लेन है, ds जितना एरिया है उसका। तो यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ds इज इक्वल टू ds इंटू एन, जैसे हम ये से करते थे ना कि सपोज व्हाट इज दैट? द वेक्टर r इज इक्वल टू r इंटू आर कैप, उस टाइप का एक फॉर्म है। तो ds इज इक्वल टू ds इंटू एन। सो दिस कैप एन शोज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, राइट। नाउ सिमिलरली सपोज कि आपके पास कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस में भी आप ऐसे एक, सपोज कि स्फीयर है, उसका कर्व है, तो यहाँ पे आपको एक एरिया वेक्टर लेना है और उसका एक एलिमेंट है, दैट इज योर एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन आउटसाइड में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसमें आउटसाइड अगर होगा तो आपको दोनों सेम डायरेक्शन में मिलेगा, बट सिर्फ यहाँ पे हमने एरिया वेक्टर दिखाया है। सो वेक्टर ds इज इक्वल, ds का मतलब क्या होता है? स्मॉल एलिमेंट, राइट। सो इज इक्वल टू ds इंटू एन कैप। अब ये ds का मतलब स्मॉल एलिमेंट में हम ले रहे हैं, सपोज डेल्टा एस होता तो थोड़ा उससे बड़ा एलिमेंट, और सबको ऐड कर दिया जाए वेक्टरली, राइट। ds प्लस ds प्लस ds प्लस ds मतलब ds1 ds2 ds3 लाइक दैट, तो आपको टोटल एरिया मिल जाता है। अब फ्लक्स के बारे में थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म समझ लेते हैं कि भाई फ्रॉम द फिगर इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड E पासिस नॉर्मली थ्रू एन एरिया एलिमेंट डेल्टा एस। सपोज कि आपके पास एरिया एलिमेंट है, जैसे फिगर में दिखाया था ए वाला, कि सपोज ये डेल्टा एस है वो आपका एरिया एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास होती है, राइट, उसके बारे में अगर मैं फ्लक्स को बताया जाए तो इट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, व्हाट इज दैट? द डेल्टा फाई ई। इसको डेल्टा बोला जाता है। फाई, फाई इज योर ग्रीक वर्ड फाई ई। सफिक्स में ई इसलिए लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, राइट। नाउ टेक द अनदर एग्जांपल, सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नॉट पैरेलल विद द एरिया वेक्टर। ऐसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, सपोज कि वो पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा फिगर दिखाया है, आप देख सकते हो कि प्लेन आपका ऐसा है, एरिया वेक्टर इन दिस डायरेक्शन होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है, नॉर्मल है, राइट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है प्लेन से। तो आपको यहाँ पे इसका ही मैंने एक फिगर दिखाया है छोटा सा, कि सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, एरिया वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच कुछ एंगल बनेगा, दैट इज योर थीटा एंगल। ये तो आपका प्लेन है, दैट इज योर एरिया, राइट। और ये जो एन कैप है वो क्या दिखाता है? एरिया वेक्टर दिखाता है। तो आपको सीधी सी पता चल गया होगा कि अगर इस डायरेक्शन में मुझे कोई भी एक कंपोनेंट दिखाना है तो एंगल के साथ जो भी कंपोनेंट होता है कौन सा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? ई कॉस थीटा। और एक साइन थीटा है कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में जाता है जो मैंने नहीं दिखाया है, राइट। सो ई कॉस थीटा की जरूरत हमें थोड़ी बहुत रहेगी। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करें, व्हाट इज दैट? नाउ इफ द नॉर्मल ड्रॉन टू द एरिया एलिमेंट डेल्टा एस मैक्स एन एंगल थीटा,
विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। यहाँ पे आपको जो भी फिगर में एक्सप्लेन किया वही है। सो द कंपोनेंट ऑफ ई इज नॉर्मल टू द डेल्टा एस विल बी ई कॉस थीटा। तो आपको जो नॉर्मल कंपोनेंट मिलेगा उस ओनली कौन सा मिलेगा, सिर्फ कॉस कंपोनेंट। साइन कंपोनेंट है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो पैरेलल टू द प्लेन बन जाता है, राइट, वो नॉर्मल कंपोनेंट नहीं बनता है। अब आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे साइड में नोट किया है, वो बता दो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, तो इक्वी स्पेस लाइन रहता है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस वो मेंटेन नहीं होता है। सपोज कि मैं एक एरिया एलिमेंट यहाँ पे लो और सेम एरिया एलिमेंट यहाँ पे लूँ, तो आप देख सकते हो इसमें से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से नहीं होती। मतलब इट इज वन टाइप ऑफ क्राउडनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर होता है। तो अगर क्राउडनेस ज़्यादा है तो वहाँ पे स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़्यादा होती है। यहाँ पे क्राउडनेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कम रहेगी, राइट। अब अगर मैथमेटिकल फॉर्म में जाए कि सपोज कि ये नॉर्मल नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डेल्टा फाई से हम डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू एक आपका कंपोनेंट आएगा ई कोस थीटा, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, मल्टीप्लाई विथ योर एरिया। आगे हमने देखा होगा नॉर्मल के लिए कि ई इंटू डेल्टा एस लिखा था, ई है वहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, क्यों, क्योंकि वो नॉर्मल था और यहाँ पे नॉर्मल कंपोनेंट ही लिया जाता है, राइट। तो अगर इन दोनों को हम अरेंज करें तो कुछ इस तरह का इक्वेशन आपको मिलता है कि ई इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा, राइट। सो ई डेल्टा एस कॉस थीटा को अगर देखा जाए तो कॉस है वो इसका प्रोडक्ट है वो तो डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। आपको पता होगा अगर यहाँ पे साइन होता है वो क्रॉस में कन्वर्ट होता है, अगर कॉस है तो डॉट में। आप वेक्टर नोटेशन 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, राइट। तो यहाँ पे ई डॉट डेल्टा एस टाइप का आपका एक इक्वेशन बन जाएगा। सो दिस इक्वेशन इज योर फाइनल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। इसमें आपको डायरेक्शन की जरूरत रहती है। वैसे आपको पता होगा कि ये फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी, राइट, बिकॉज आपको पता होगा 11th स्टैंडर्ड में आप वेक्टर प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है वो क्या मिलता है, स्केलर मिलता है, राइट। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर मैं बात करूँ, सपोज कि आपके पास कुछ ऐसा फिगर है कि एक आपके पास एक कर्व है, कर्व पे आपके बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफरेंट डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन निकल रहा है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, इस सरफेस को मैं नंबर ऑफ एलिमेंट में बांट दूंगा, मतलब स्मॉल एलिमेंट रीजन बना दूंगा। सपोज कि मैं एक DS1 लेता हूँ, सपोज ये एक एरिया लेता हूँ इसका, तो एक एरिया का मुझे पता है कि एक इसका एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह जा रहा है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा। सपोज किस एरिया को मैं DS1 कहता हूँ, तो बहुत सारे हैं DS2, DS3, DS4 लाइक दैट, राइट। सो आपके पास E1, E2, E3 सबके लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा। अगर हम यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करें एंड वेक्टर समेशन सारे फ्लक्स का कर दे, सो यू विल गेट द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सरफेस, राइट। सो कुछ इस तरह का मिलेगा, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस S विल बी फाई E इज इक्वल टू E1 इंटू डेल्टा S1 प्लस E2 इंटू डेल्टा S2 प्लस अब तो कहाँ तक जाएगा, सपोज n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो वहाँ तक जाएगा। बट आप याद रखिए इस सरफेस को आपने स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड कर दिया है, राइट, डिवाइड इन अ स्मॉल एरिया एलिमेंट। सो फाइनली आपको अगर इस समेशन में मैं कन्वर्ट करूँ तो इक्वेशन कुछ इस तरह का आता है कि समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n EI इंटू डेल्टा SI, I इज इक्वल टू 1 रखो तो फर्स्ट स्टेप मिलता है, I इक्वल टू 2 रखो तो सेकंड स्टेप मिलता है, वैसे I इज इक्वल टू n रखो तो लास्ट स्टेप मिलता है, राइट। नाउ सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल ले कि n टेंस टू इनफाइनाइट एंड डेल्टा s टेंस टू 0। सपोज कि आपने इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट बांट दिए तो आपको पता हो चल जाएगा कि जो एलिमेंट है उसकी साइज है वो स्मॉल होती जाएगी टूवर्ड्स 0 चली जाएगी, राइट। सो इसके यहाँ पे हम लिमिट ऐड करते हैं तो फाई इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, द लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एंड डेल्टा s टेंस टू 0, समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n इन EI इंटू डेल्टा SI, राइट। ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट कि दिस पार्ट इज कन्वर्टेड इन इंटीग्रल फॉर्म। आप अगर 11th स्टैंडर्ड में मैथ्स में थोड़े पढ़े होंगे तो ये जो पार्ट है वो इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो फाई इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, द इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। वैसे ही ओपन सरफेस इंटीग्रेशन में भी ये लागू होता ही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लोज सरफेस पे ये लागू होती है इक्वेशन, बट दोनों में ये इक्वेशन इक्वली लागू होती है। नाउ दस यहाँ से आपको क्या सिग्निफिकेंस मिलता है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस एज ओपन और क्लोज इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E टेकन ओवर द सरफेस S, राइट। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कोई भी सरफेस के साथ एसोसिएट होता है, वो टोटल एक्चुअल में क्या होता है, वो सरफेस इंटीग्रल होता है E एंड ds का, राइट। यहाँ पे थोड़ी बहुत उसकी बात कर लेते हैं, वेक्टर उसका यूनिट वगैरह क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी है, उसका यूनिट रहेगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। कहाँ से मिलता है, इजीली यू कैन राइट डिराइव द यूनिट, कहाँ से, इस इक्वेशन से। E का यूनिट रखो, ds का रखो, यू विल गेट दी
दिस यूनिट, राइट। सो इजी है, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। और दूसरा यूनिट सेकंड चैप्टर में आता है वोल्ट इंटू मीटर। ये यूनिट भी अच्छा है, आपको याद रखना है, बट सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे वो कहाँ से आता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसकी और डिटेल में, और डायपोल मोमेंट में भी बात करेंगे। सो थैंक यू।